सोचिए कि आप एक बहुत बड़े किलर हैं, फिर आपको अचानक एक लड़की से प्यार हो जाता है। आप उस लड़की के साथ रहने के लिए जुराइम की दुनिया को खैर बात कह देते हैं, लेकिन फिर अचानक से वो लड़की फौत हो जाती है। अब पीछे सिर्फ एक चीज रह गई, उस लड़की का एक तोहफा जो वो मरने से पहले आपके लिए छोड़ कर गई थी। फिर एक दिन एक शख्स वो तोहफा आपसे छीन लेता है। वो तोहफा एक जानदार यानी एक पालतू जानवर था जिसे वो शख्स मार देता है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों? यकीनी तौर पे आपके अंदर एक बदले की आग होगी जिसे आप बुझाना चाहते हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं कि ये बदले की आग क्या क्या करती है, तो आपके लिए बेहतरीन मूवी है जॉन विक। दोस्तों, इस स्पेसिफिक बुनियाद से ये स्टोरी डेवलप होती है और फिर वहां जाती है जहां पर आपको क्लाइमैक्स भी एक छोटा वर्ड लगेगा। तो चलिए, आपको आज हम जॉन विक 1, 2 और 3 इन तीनों फिल्मों की कहानी समराइज करके सुनाते हैं। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जॉन विक आपको कैसी लगी। तो कहानी शुरू होती है जॉन विक के रिटायर होने के फौरन बाद। हम जानते हैं कि उसने अपनी पिछली जिंदगी छोड़कर अपनी बीवी हेलन के साथ बसने का फैसला किया था, जो थोड़ी ही मुद्दत बाद एक पुरस्कार मोहलिक बीमारी से इंतकाल कर जाती है। इसकी मौत से पहले वो जॉन को एक खत छोड़कर जाती है कि वो अभी भी जॉन से बहुत प्यार करती है और साथ ही साथ जॉन के लिए एक कुत्ता छोड़कर जाती है ताकि वो इस कुत्ते के साथ अपना दिल लगाए। कुत्ते का नाम डेजी है और जॉन फौरन उससे प्यार करना शुरू कर देता है। जॉन उससे अक्सर मोहब्बत करता है और कहता है कि ये कितना ब्यूटीफुल है। बदकिस्मती से ये लंबे अरसे तक जॉन के साथ नहीं रह पाता, क्योंकि एक दिन जब वो अपनी महबूब 1969 फोर्ड मिस्टैंग मशीन यानी अपनी खूबसूरत कार को लेकर जा रहा होता है, तो एक आदमी यूसुफ तरोसफ उसकी गाड़ी को खरीदने की कोशिश करता है और पूछता है कि कितनी कीमत है। जॉन कहता है, इस गाड़ी को मैं नहीं बेचना चाहता। जब विक इनकार करता है तो यूसुफ फैसला करता है कि वो उसके घर में चोरी करके उसकी गाड़ी चुरा लेगा और डेजी को मार डालेगा। अब जब वो इसके घर में घुसता है तो मेरा तो दोस्तों बहुत दिमाग खराब होता है, क्योंकि ये इतना बड़ा बेवकूफ है कि गुंडा बनने की कोशिश करता है, लेकिन उस बंदे के घर में घुस गया जो कि गुंडों का बाप है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? खैर दोस्तों, वो ये गलती कर देता है। जॉन विक के घर में घुसता है, उसके कुत्ते को मार देता है, जॉन विक को पीट देता है और जॉन विक की गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। डेजी की मौत के बाद जॉन यूसुफ को ढूंढकर मारने का अज़्म करता है। तब हमें पता चलता है कि यूसुफ के वालिद वीगो रशियन क्राइम सिंडिकेट के डॉन हैं और जॉन के साबिक दोस्त और कोलीग भी हैं। आया ना दोस्तों कहानी में ट्विस्ट? अब जैसे ही यूसुफ जॉन से गाड़ी चुराता है तो फौरी तौर पर अपने मैकेनिक के पास लेकर जाता है कि गाड़ी के अंदर कुछ तब्दीलियां कर दे। मैकेनिक कहता है कि ये गाड़ी कहां से लेकर आए हो? तो वो आगे से कहता है, जहां से मर्जी लेकर आया हूं, तुम्हें क्या तकलीफ है? जिस पर मैकेनिक इसके मुंह पर थप्पड़ मारता है। अब यूसुफ जाकर अपने बाप को बताता है कि मुझे मैकेनिक ने थप्पड़ मारा है। और जब बाप पूछता है कि मैकेनिक की आखिरी इतनी औकात कैसे हो गई कि मेरे बेटे को थप्पड़ मारा है, तो मैकेनिक बताता है कि सर, आपके बेटे ने जॉन विक की गाड़ी चुराई है और उसके कुत्ते को मार डाला है। अब इस पर इस डॉन को अंदाजा हो जाता है कि वो कितनी बड़ी शिट के अंदर फंस चुका है। लिहाजा वो अपने बेटे के मुंह पर एक थप्पड़ रसीद करता है और साथ बताता है कि तुमने बूगी मैन के घर पर डाका डाला है, घटिया इंसान। वो ना तुम्हें छोड़ेगा और ना तुम्हें दुनिया का कोई आदमी अब बचा पाएगा। फिर वो ये कहता है कि जॉन ने उसके लिए ऐसे ऐसे काम किए हैं जिन कामों की वजह से आज उनका इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हुआ है। ये बात हकीकत है कि इस फिल्म में जॉन विक ने जो किरदार अदा किया है, यानी कियानो रीव्स ने, वो दोस्तों बहुत ही शेडी, बहुत डार्क और कमाल किस्म का है। खैर दोस्तों, कहानी की तरफ वापस आते हैं। वीगो अब अपने बेटे की जान बचाने के लिए जॉन के सर पर $2 मिलियन का इनाम रखता है और उस तक पहुंचने के लिए जॉन के उस्ताद मार्क्स को भी हायर कर लेता है ताकि वो उसे मार डाले। क्या आप जॉन विक को $2 मिलियन के लिए मारेंगे? हाँ या ना मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी दौरान जॉन कॉन्टिनेंटल होटल में चेक इन करता है, जो खास तौर पर कातिलों और हाई टेबल के लिए काम करने वालों के लिए बनाया गया है और हमेशा की तरह वो इसको वेलकम करते हैं। वेलकम मिस्टर विक। अब यहाँ पर दोस्तों कहानी को थोड़ी देर स्टॉप करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये हाई टेबल क्या है? तो दोस्तों, हाई टेबल बुनियादी तौर पे एक ग्रुप है जो जॉन विक की दुनिया को चलाता है। होटल का एक बहुत अहम कानून है कि हाई टेबल के तमाम लोग इस होटल के अंदर खून खराबा नहीं कर सकते। हाई टेबल एक क्राइम सिंडिकेट है दोस्तों, जो पूरी दुनिया के अंदर मौजूद बड़े बड़े क्राइम डॉन्स को हेड करता है और उन्हें पॉलिटिकली, मोरली और फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। खैर,
जॉन होटल के मैनेजर विंस्टन से बात करने को कहता है, जो उसे बताता है कि वो यूसुफ को उसके नाइट क्लब रेड सर्कल में तलाश कर सकता है। जब जॉन वहां पहुंचता है तो जॉन 28 के करीब उसके गैंग मेंबर्स को खत्म कर देता है, लेकिन यूसुफ वहां से फरार हो जाता है। जॉन फिर कॉन्टिनेंटल वापस आता है ताकि अपनी चोटें ठीक करवाए, जहां न सिर्फ एक बल्कि 2 कातिल उसके पीछे पड़े होते हैं। इनमें से एक उसका दोस्त मार्क्स होता है, जबकि दूसरा कातिल पर्किंस, जो जॉन को होटल के कमरे में मारने की कोशिश करता है, लेकिन मार्क्स उसे बचा लेता। असल में मार्क्स ने उसकी सुपारी इसलिए ली है कि अगर कोई दूसरा कातिल लेगा तो जॉन को मारने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि जॉन ने अपनी लाइफ छोड़ दी है। लेकिन अगर मार्क्स उसके पीछे पड़ा रहेगा तो वो जॉन को मारेगा नहीं बल्कि बचाता रहेगा। अब दोस्तों, पर्किंस नाम की लड़की जो जॉन को मारने की कोशिश करती है, चूंकि उसने कॉन्टिनेंटल के फ्लोर पर खून खराबा किया है, इसलिए उसे कत्ल कर दिया जाता है। जॉन वीगो का मकाम मालूम करके उसे जला देता है। फिर वो वीगो को जाल में फंसाता है, लेकिन पकड़ा जाता है और अगवा हो जाता है। फिर मार्क्स आकर उसे दोबारा बचा लेता है। अब वीगो को पता चल जाता है कि कॉन्टिनेंटल का मैनेजर यानी विंस्टन और मार्क्स दोनों जॉन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा वो खुद जाकर मार्क्स को कत्ल कर देता है और विंस्टन को कोई भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो वहां का मैनेजर है। अब दोस्तों, जॉन विक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ होता है, और पहुंचे भी क्यों ना, अब वो पहुंचता है उस जगह पर जहां सेफ हाउस बना हुआ है यूसुफ का, और वहां जाकर वो यूसुफ के दोस्तों को कत्ल करता है और उसके बाद यूसुफ को मार देता है। फिर उसके बाद सबसे आखिर में बारी आती है वीगो की, जिसके अपने बेटे को बचाने के लिए जॉन पर मुतअद्दिद हमले करवाए। अब वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है हेलीकॉप्टर के अंदर, लेकिन जॉन विक से कौन भाग सकता है। जॉन विक वहां पहुंचकर इस वीगो नामी डॉन को हेलीकॉप्टर से नीचे उतारता है, मार मार के उसका भरकस निकाल देता है, और फिर उसके बाद उसे खत्म करने के बाद अपनी नॉर्मल जिंदगी की तरफ वापस लौटता है और एक नया कुत्ता खरीद लेता है। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि कहानी यहाँ पर खत्म हो गई, सब हैप्पी एंडिंग हो गई, कुत्ते का बदला ले लिया गया, लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। अभी जॉन विक ने अपनी गाड़ी भी वापस लेनी है। अब वो फौरी तौर पे उस गाड़ी का पता लगाता है कि आखिर वो कहाँ खड़ी है, तो उसे अंदाजा होता है कि वो गाड़ी वीगो के भाई एब्राम ट्रसोव की मिल्कियत में उसकी जॉब शॉप के अंदर खड़ी है। तो जॉन उसके बॉस और उसके गनमैनों के पास जाता है। वो एब्राम को तलाश करता है और इसे मारने के बजाय उसको दारू का एक शॉट देता है और कहता है सल्यूट टू पीस, यानी अमन कायम करते हैं और मजीद मारधाड़ नहीं करते। अब दोस्तों, ये जब मामला होता है तो एब्राम उसकी दरख्वास्त को कबूल करता है और अब यहाँ पर फिल्म की टोन सेट हो गई, यानी सब कुछ नॉर्मल हो गया और जॉन वापस अपने घर आकर अपनी जिंदगी को दोबारा से नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है। लेकिन इसी दौरान उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। जॉन दरवाजा खोलता है तो आगे फिर दोबारा क्राइम की दुनिया का एक पुराना साथी सेंटिनो डेंटिनो खड़ा होता है। सेंटिनो ने माजी में जॉन की नामुमकिन मिशन में मदद की थी, एक इम्पॉसिबल मिशन में मदद की थी, और इस मदद के बदले में सेंटिनो ने जॉन को एक मार्कर पर कसम खाकर इसका वादा लिया था। दोस्तों, ये मार्कर बुनियादी तौर पर एक सिक्का होता है जो 2 कातिलों के दरमियान खून के अहद को यानी ब्लड प्रॉमिस को शो करता है, और हाई टेबल वाला जो भी बंदा किसी दूसरे से वादा कर दे और मार्कर दे दे तो नेक्स्ट टाइम मदद करना उस पर फर्ज होता है, और अगर वो मार्कर को ऑनर ना करे तो फिर दोस्तों उसे भी कत्ल कर दिया जाता है। अब सेंटिनो से कहता है कि तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। जॉन कॉन्टिनेंटल का रुख करता है और कहता है कि हमारे पुराने दोस्त विंस्टन से हमारी मुलाकात करवाई जाए। जब विंस्टन से मुलाकात होती है तो जॉन उसको सारी सिचुएशन बताता है कि भैया ऐसा हो रहा है। तो फिर वहां पर उसे विंस्टन बताता है कि भाई तुमने मार्कर दिया था तो अब तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हाई टेबल का रूल है। जॉन को समझ आ जाता है कि उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं, तो वो सेंटिनो के पास वापस आता है ताकि अपना मार्कर पूरा करे। सेंटिनो जॉन से अपनी बहन जियाना को मारने का कहता है, क्योंकि वो हाई टेबल पर उसकी सीट चाहता है। जॉन कॉन्टिनेंटल की मुख्तलिफ सहूलतों का इस्तेमाल करता है, जिनमें सोमिलियर जो उसे शराब की बजाय हथियार फराहम करता है, और दर्जी जो उसे गोलियों से महफूज सूट देता है। वो अपना नया कुत्ता भी चेरन के पास फ्रंट डेस्क पर छोड़ जाता है। जॉन जियाना की क्रोनेशन पार्टी में दाखिल होता है और इससे मुलाकात करता है, जिस पर जियाना अपनी जिंदगी के खात्मे पर कुछ काबू पाने के लिए खुदकुशी कर लेती है, बजाय इसके कि वो जॉन के हाथों कत्ल हो।
इसके बाद जॉन का सामना एक और दोस्त के साथ होता है जिसका नाम कैसियन है। वो एक जबरदस्त फाइटर होता है और बेसिकली वो जियाना का बॉडीगार्ड होता है, लेकिन अब जियाना चूंकि मर चुकी है लिहाजा वो जॉन को मारने की कोशिश करता है। जॉन इससे बचकर भागने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन ये एक बहुत लंबा फाइट सीक्वेंस है दोस्तों जो देखने से ताल्लुक रखता है। अगर आपके पास कभी वक्त हुआ दोस्तों तो आप ये फिल्म जरूर देखिएगा और इस बैटल सीक्वेंस को देखिएगा, आपको मजा ही आ जाएगा। इसके अंदर तकरीबन 65 लोगों को वो कत्ल करता है और लड़ाई के इख्तिताम पर जॉन और कैशियन कॉन्टिनेंटल होटल में जाकर लड़ाई रोक देते हैं। जब जॉन न्यूयॉर्क वापस आता है तो सेंटिनो उसके सर पर $7 मिलियन का इनाम रख देता है, जिससे शहर के हर कातिल को जॉन के पीछे लगा दिया जाता है। हम देखते हैं कि हाई टेबल का नेटवर्क कितना ताकतवर है, यहाँ तक कि सड़क पर मौसीकी बजाने वाला भी जॉन को निशाना बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन बहुत आराम से इन सब का सामना करता है क्योंकि ये वो शख्स है जो बूगी मैन को कत्ल करने के लिए भेजा जाता है। दोस्तों वो अपनी हिफाजत के लिए हमेशा अपने हाथों पर यकीन करता है और बड़े चैंपियन तरीके से दोस्तों वो सबको मार देता है। अब जब सेंटिनो को पता चलता है कि जॉन विक को अंदाजा हो गया है कि सेंटिनो अब उसे मारने की कोशिश कर रहा है, तो सेंटिनो फौरी तौर पर कॉन्टिनेंटल होटल के अंदर चला जाता है ताकि पनाह ले ले, और वहां पर जाहिर है कि रूल है कि आप खून खराबा नहीं कर सकते और जॉन विक भी वहां पर कोई ऐसा रूल नहीं ब्रेक कर सकता। लेकिन जब वो पहुंचता है कॉन्टिनेंटल तो दोस्तों वो विंस्टन के सामने सेंटिनो को कत्ल कर देता है। जैसे ही वो उसे मारता है तो विंस्टन कहता है, जॉन ये तुमने क्या कर दिया। अब जॉन का जो स्टेटस है दोस्तों वो एक्स कम्युनिकाडो बन गया है, यानी अब हाई टेबल या कॉन्टिनेंटल नेटवर्क की कोई भी सहूलत, ये सब चीज़ें उसके ज़िंदगी से बहुत दूर चली गई और अब जॉन ने अपनी जान बचानी है क्योंकि सब के सब उसके खिलाफ होते हैं। यहाँ से जॉन विक फिल्म का तीसरा चैप्टर स्टार्ट होता है, यानी पैराबैलम, जिसका मतलब होता है जंग के लिए तैयार होना। अब दोस्तों यहाँ पर मजे की चीज ये है कि एक्स कम्युनिकाडो जो स्टेटस है वो सब लोगों के पास आने और जॉन पर अप्लाई होने में 1 घंटा है। शहर के हर कोने में उसे मारने के लिए लोग मौजूद हैं, फोन हर जगह बज रहे हैं, तो वो एक कैब ढूंढता है। इस कैब के अंदर वो अपने कुत्ते को डाल देता है ताकि कॉन्टिनेंटल होटल तक उसका कुत्ता पहुंच जाए और एक सोने का सिक्का देता है कैब ड्राइवर को। दोस्तों ये सोने का सिक्का बुनियादी तौर पे इस सिन सिटी के अंदर कैश के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब चेरियन जो है दोस्तों, जो कि फ्रंट डेस्क रिस्पोंडेंट होता है कॉन्टिनेंटल में, वो इस कुत्ते को अपने पास रख लेता है। जॉन विक फौरी तौर पर अब एक पुराना हकीम ढूंढता है, उसके पास जाकर अपनी पट्टियां वट्टियां करवाता है और कुछ हैवी डोज मेडिसिन लेता है ताकि वो मजीद कुछ घंटे जिंदा रह सके जब तक कि वो प्रॉपर्ली ठीक होने की तरफ नहीं जाता। जहां वो लाइब्रेरियन से रूसी फॉक टेल अलेक्जेंडर ऑफन को तलाश करने में मदद मांगता है जो 1864 में शाया हुई थी। लाइब्रेरियन उसे बताती है कि 1964 में कोई ऐसी रूसी फॉकटेल शाया नहीं हुई। जॉन वहां एक मार्कर और एक रोजरी हासिल करता है और वहीं पर दोस्तों एक्स कम्युनिकाडो स्टेटस एक्टिव हो गया और अब जॉन के पास मजीद टाइम नहीं है। ये एनबीए प्लेयर इस पर हमला करता है। ये हमला बड़ा जबरदस्त होता है, लेकिन जॉन विक हमेशा की तरह इसमें भी फतेहमंद रहता है। जॉन को जिस डॉक्टर से मदद मिली है वो डॉक्टर अपनी जान जाहिर है कि खतरे में तो नहीं डलवाना चाहता, इसलिए जॉन उससे अपने आप को एक गोली मारने का कहता है ताकि लोगों को यही पता चले कि जॉन ने जबरदस्ती मदद हासिल की और वो डॉक्टर बच जाए। इसके बाद दोस्तों जॉन एक नई मस्टैंग पकड़ता है और फिर वो टार्कोस्की थिएटर पहुंचता है जहां हमें रॉस्को रोमा क्राइम सिंडिकेट के सरबराह डायरेक्टर से मिलाया जाता है जो जॉन को उसके असल नाम से पुकारने लगता है। वो जॉन के साथ बचपन से अटैच होते हैं और इस डायरेक्टर ने, जो कि खातून है, माँ की तरह जॉन को पाला होता है। जैसे ही सेंटिनो ने अपने मार्कर के साथ किया था वो उससे एक एहसान तलब करता है और उसे रोजरी जो उसका टिकट है वो देता है। दोस्तों ये बेसिकली एक लॉकेट है जो टिकट के तौर पर काम करेगा जॉन को इस जगह से कैसाब्लांका मूव करवाने में। दूसरी तरफ हाई टेबल ने विंस्टन और बाउरी किंग के पास एक एलची भेजा है जिसे एडजुडिकेटर कहते हैं। एडजुडिकेटर एक ऐसी शख्सियत होती है जो मसाइल पर फैसला करती है, जैसे जज करता है। एडजुडिकेटर इन दोनों को बताता है कि उन्हें जान की मदद करने के बदले में 7 दिनों में अपने ओहदों से इस्तीफा देना होगा। जॉन कैसाब्लांका में अपने पुरानी दोस्त सोफिया से मिलता है जिसका किरदार मारूफ अदाकारा हैली बेरी ने परफॉर्म किया है। वो सोफिया से कहता है कि वो किसी तरीके से इसे उस शख्स तक पहुंचा दे जो हाई टेबल से भी ऊपर बैठता है, जिसे एल्डर कहते हैं, जो कि जॉन का एक्स कम्युनिकाडो स्टेटस रिवर्स कर सकता है। सोफिया उसे एक सहरा में ले जाती है जहां जॉन कई दिनों तक घूमता फिरता रहता है, यहां तक कि वो बेहोश हो जाता है। जॉन जब होश में आता है तो एल्डर को अपने सामने पाता है जो उससे पूछता है कि जॉन यहाँ क्यों आया है। जॉन उसे कहता है कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है।
मुझे क्यों तुम यहाँ पर जीने नहीं दे रहे? तो वो जॉन को कहते हैं कि तुम अगर मज़ीद ज़िंदा रहना चाहते हो तो उसकी वजह क्या है? तुम मज़ीद ज़िंदा रह के क्या करोगे? वो आगे से कहता है मैं अपनी बीवी के लिए ज़िंदा रहना चाहता हूँ ताकि मैं उसे याद रख सकूँ। एल्टर उसकी ज़िंदगी माफ़ करने पर रजामंद हो जाता है, मगर कुछ शराइत के साथ। जॉन को विंस्टन को मारना होगा और उसकी वफादारी का अहद जो है वो दिखाने के लिए अपनी उंगली भी कटवानी होगी। जॉन न्यूयॉर्क वापस आता है और फॉरेन एडजुडिकेटर के हायर किए गए कातिल जीरो का सामना करता है, जो उसका पीछा करते हुए कॉन्टिनेंटल तक आता है। लेकिन जो शेरियन है वो उसे बता देता है कि भैया कॉन्टिनेंटल पर खून खराबा नहीं। अब दोस्तों जॉन विंस्टन और एडजुडिकेटर से मुलाकात करता है, लेकिन वो विंस्टन को मारने से इनकार कर देता है। और चूंकि वो अभी एक न्यूट्रल मुकाम पर हैं, इसलिए एडजुडिकेटर होटल को डीकॉन्स्क्रीट कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि कॉन्टिनेंटल अब न्यूट्रल नहीं रहा और ये ओपन टू बिजनेस है, यानी यहाँ पर अब खून खराबा हो सकता है। एडजुडिकेटर उनके पीछे से एक फौज भेज देती है, जिसके बाद जॉन, विंस्टन और शेरियन एक गन से भरे तहखाने में छुप जाते हैं, जहाँ एक और ज़बरदस्त लड़ाई देखने को मिलती है। जॉन 35 अफराद को हलाक कर देता है, जिनमें जीरो भी शामिल है। इसके बाद एडजुडिकेटर एक पार्ले की तजवीज़ देती है। दोस्तों पार्ले बेसिकली एक मुलाकात होती है जिसमें दोनों तरफ से मुज़ाकरात होते हैं। पार्ले के दौरान विंस्टन जॉन को एक छत से गिरा देता है ताकि हाई टेबल के सामने वफादारी दिखा सके और अपना ओहदा दोबारा से हासिल कर सके। उसका जिस्म बावरी किंग के पास ले जाया जाता है, जिसे एडजुडिकेटर ने 7 जख्म देकर सजा दी थी। दोनों मिलकर फोर्सेस को ज्वाइन करने का फैसला करते हैं और यही वो मोड़ है जो चैप्टर 4 की बुनियाद रखता है। दोस्तों क्या कहानी है, जॉन ने कितने लोग मारे, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो यानी कि चैप्टर नंबर 4 में मैं आपको मज़ीद बताऊंगा कि इस टाइम जॉन क्या कर रहा है। अगर आपने फिल्म देख ली है तो आपको पता ही होगा, लेकिन अगर आपने नहीं देखी दोस्तों तो हमारी अगली समरी का वेट कीजिएगा।